1 या 2 साल के अंदर हम काठगढ़ में, जहाँ पे मंदिर है शिव जी का, जहाँ से यूनान का राजा मुड़ा था वापस, वहां पे हम पोरस की प्रतिमा लगा रहे हैं और वहां पे हिस्ट्री भी लिख रहे हैं। तो ये सवाल वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाएगा। लोग ना धीरे धीरे बड़ी चालाकी से अपना क्षत्रियों का इतिहास चोरी कर रहे हैं, बड़ी चालाकी से। अगर शायद आपको इस चीज के बारे में नॉलेज हो तो, क्योंकि आपने शायद देखा भी होगा कि बहुत लोग हैं जो खुद को पोरस के वंशज मानते हैं, जबकि उनके पास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। देखिए, ये मैं आपको तभी तो कह रहा हूँ, रिटर्न हिस्ट्री एंड मिथोलॉजी, ये हमारे को, जो अगर कोई चीज पकड़नी है तो रिटर्न पकड़ लो। रिटर्न हिस्ट्री में जो यूनान का अलेक्जेंडर आया था, जिसको महान कहते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, वो उसके जो साथ जो चलते थे, उनमें से एक आदमी थे पटोलेमी, जो बाद में अलेक्जेंडर की डेथ के बाद उनका राज हुआ था इजिप्ट पे। तो वो उन्होंने लिखा था हमारे पूर्वजों के बारे में, उन्होंने लिखा था पोरस के बारे में, पोरस के जो भाई, जो दूसरे छोटे राजा थे, जो पोरस के भाई थे, वो पोरस से कैसे लड़ रहे थे, उनके खिलाफ अलेक्जेंडर को ज्वाइन करके उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी उन्होंने। और कांगड़ा में हमारे आज डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह का नाम है काठगढ़, जहां पे अलेक्जेंडर वहां से मुड़ा था। वो आज की डेट में शिव जी का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, पर वहां पे अलेक्जेंडर ने एक सूर्य भगवान का, जो वो लोग पूजते थे, उनका एक ऑल्टर बनाया था जहां पे वो पूजा करते थे। वो वहां से मुड़ के वापस गए हैं। ये प्रूवन रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। तो अगर वो कांगड़ा में है तो लिहाजा वो हमारा ही हुए पोरस। इन्होंने युद्ध लड़े हैं वो भली बात ही जानते हैं कि जौहर, साका, केशरिया, तो इन चीजों के बारे में, अगर जौहर के बारे में अगर आप बात करना चाहें तो। देखिए, राजस्थान में तो जौहर हुए थे जहाँ पे लेडीज ने खुद को जला दिया था। पर हमारे ऊपर जब ये मोहम्मद गौरी का हमला हुआ था, तो उस समय, अब आप हिमाचल में तो आप जानते हैं कि भाई पहाड़ों के अंदर लकड़ी भी गीली मिलती है, और क्या बोलते हैं, अपने अगर बारिश का मौसम हो तो वहां आग नहीं जलती ढंग से। तो एक किले के अंदर एक तालाब है जहां पे लेडीज ने अपने पैरों में पत्थर बांध के उस तालाब में कूद गई अपनी मान सम्मान बचाने के लिए। तो वो भी एक जौहर ही हुआ, मतलब वो भी इसको आप जौहर ही मानिए कि वो अपने आत्मसम्मान के लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो ये एक हमारा रिकॉर्डेड है कि इसमें ये हुआ था। और जो गौरी था उसको, मतलब किले के अंदर जब उसने प्रवेश किया तो उसको कोई भी लेडीज नहीं मिली वहां पे। तो महाभारत में हमारी जो पहली बेटी, मतलब हमारी जो बेटी थी, वो दुर्योधन की पहली वाइफ थी। तो हमारे को हमारे जवाई के लिए तो लड़ाई लड़नी पड़ती थी, चाहे वो धर्म हो चाहे अधर्म हो। हमारा धर्म तो क्या कहता है कि हमारे को हमारे जवाई की मदद करनी है। तो हम कौरवों की तरफ से लड़े थे। उसमें महाभारत में पूरा विवरण है। जब युधिष्ठिर को मारने की रणनीति बनाई गई थी, तो हमारे त्रिगर्त, उस टाइम त्रिगर्त था, कांगड़ा तो उस टाइम था नहीं, त्रिगर्त का नाम दिया जाता था हमारे रियासत को। तो त्रिगर्त के राजा को उन्होंने कैसे अर्जुन को दूर किया युधिष्ठिर से, और युधिष्ठिर और अर्जुन के साथ कैसे लड़ाई हुई, तो ये सारा तो प्रमाणित है। फिर हम आ जाते हैं राजा परमानंद चंद्र पे, राजा नाका परमानंद चंद्र, जिनको हम सम्राट की आजकल सम्राट की उपाधि देते हैं, हम जो पोरस कहलाते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा, पोरस ना तो संस्कृत में कोई नाम है, ना यूनान या ग्रीक या लैटिन में कोई नाम है। पारुस नाम है। पारुस लैटिन के अंदर पारुस का मतलब लैटिन में होता है पहाड़ी शेर। तो राजा नाका परमानंद चंद्र जी, जो हमारे उस टाइम जो यूनान से लड़े थे, उनको पारुस का टाइटल दिया था, तो पारुस से पोरस बन गया हिस्ट्री में, टाइम में आगे चलते चलते। तो जब वो उनको ये टाइटल मिला है, तो आपको एक चीज रियलाइज करनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि भाई हम लड़ाई जीते, ठीक है, पर हम ये भी नहीं मानते कि हम लड़ाई हारे। हम वहां ये जो अलेक्जेंडर ग्रेट के साथ जो लड़ाई हुई है, मैंने अभी इंटरव्यू ग्रीक की भी एक न्यूज़पेपर में मैंने इंटरव्यू दिया था, कि वो हम मानते हैं कि लड़ाई हम न्यूट्रल थी, उसमें कोई हार जीत नहीं हुई थी। पर यूनान के सैनिक इतने डर गए थे आगे जाने से कि उनको मुड़ना ही पड़ा। और जब वो मुड़ के गए हैं, तो जो मेरे पूर्वज थे, परमानंद चंद्र जी जो पूर्वज थे उस जमाने में, उनका जो एम्पायर था उसको अलेक्जेंडर ने बढ़ा दिया, यानी कि मतलब उनको और जमीन दे दी, उनको और एरिया दे दिया राज करने के लिए। और जब अलेक्जेंडर मुड़ के गया है, तो देखिए मैं आपको एक चीज, रणनीति में क्या होता है, चलो अगर हम वापस रिट्रीट करते हैं, लड़ाई हो रही है, हमको वापस मुड़ना पड़ता है, तो जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते पे हम वापस मुड़ेंगे,
क्योंकि पीछे हमारे कोई सैनिक होंगे या कोई प्रोविजन होगा, कोई कैंप होगा जहाँ पे खाना पीना सामग्री सब मिल जाएगी। तो अलेक्जेंडर उस रास्ते से वापस क्यों नहीं गया जिस रास्ते से आया था? उसको पोरस और मतलब जो सम्राट पोरस ने उनको उस रास्ते से क्यों भेजा जो कि और भी कठिन था, यानी कि रेगिस्तान से भेजा वापस, उस रास्ते से क्यों उसको मजबूर किया जाने के लिए? तो ये सब चीजें आदमी को सोचनी चाहिए। अब अलेक्जेंडर ने जितनी भी लड़ाई जीता है, जितनी भी लड़ाई जीतता हुआ हिंदुस्तान तक पहुंचा था, उसने सब राजाओं को मारा। तो अगर पोरस को उन्होंने हराया होता तो पोरस को भी मार देता वो। उसको ये सवाल मतलब उसको ये लोगों ने उन्होंने जवाब दिया कि मेरे को राजा की तरह ट्रीट करो, वो तो कोई मतलब नहीं बनता ना, उसका कोई तुक नहीं बनता। मतलब उन्होंने लड़ाई आपस में मतलब एक न्यूट्रल पॉइंट पे आके म्यूचुअल पॉइंट पे एग्री किया होगा कि भाई चलो ठीक है हम लड़ाई रोक देते हैं, तुम्हारे भी बहुत मर रहे हैं हमारे भी बहुत मर रहे हैं, अब लड़ाई रोक देते हैं। और उसके बाद जो भी निगोशिएशन हुई होगी वो हुई होगी। अब हमारे पास एक अनफॉर्चुनेट बात है कि जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट था, वो एक तांबा पत्र था। अच्छा, तांबा पत्र पे अगर आप भैंस का खून चढ़ाते हो तो वो एक केमिकल रिएक्शन होता है उस पे, तांबे पे, या कोई भी ट्राई कर सकता है उसमें। अगर आप तो उस जमाने में क्या होता था, जो सिग्नेचर तो होते नहीं थे, लोगों के हाथ के निशान लगते थे। तो उस पे ये चीज मैंने भी देखी थी बचपन में, मैं जब 10-12 साल का था, मेरे दादाजी ने मेरे को दिखाई थी ये चीज। तो तांबा पत्र था, कोई मतलब 8-9 मतलब 1-12 इंच से 8 इंच के उसमें दायरे में इतना बड़ा था तांबा पत्र। दोनों पे हाथ के निशान थे और बीच में कुछ लैटिन में लिखा हुआ था जो हमारे को पढ़ने में नहीं आता था। ये सेम चीज जब रियासतें थी मतलब 1900 1910 के अंदर, ये लॉर्ड कर्जन को भी दिखाई गई थी। लॉर्ड कर्जन ने एक कर्नल मॉक्रॉफ्ट थे जिनको उन्होंने जैसे राजस्थान के अंदर अपने जिन्होंने वो किताबें लिखी राजस्थान हिस्ट्री पे, एनल एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, तो वैसे पहाड़ी राजाओं के लिए एक कर्नल मॉक्रॉफ्ट थे जो सारे राजाओं में घूम के उनकी हिस्ट्री का रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने भी ये तांबा पत्थर देखा है, उन्होंने लॉर्ड कर्जन को ये तांबा पत्थर दिखाया है। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, मैं विदेश में था जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ, और मैं विदेश में था और सारा परिवार मतलब वहां गया हुआ था क्रिमेशन ग्राउंड पे। तो जो स्टाफ भी था घर का वो भी क्रिमेशन ग्राउंड पे गया हुआ था, मतलब शमशान घाट पे गए हुए थे। तो पीछे से कोई बुरे तत्व हैं, चोर हैं, जिन्होंने देखा कि खाली पड़ा है महल, तोड़ लो। तो एक स्टोर तोड़ के उन्होंने वहां से चोरी करी, वो मेरे दादाजी का स्टोर था, उसमें वो सामान निकल गया। अब वो किसी ने उसको लोहा या पीतल या सोना समझ के उसको पिघाल दिया, अब वो मैं नहीं कह सकता, पर वो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट था हमारा, जो मतलब इतना दुख होता है कि वो आज की डेट में वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी मतलब पूरी दुनिया की हिस्ट्री चेंज कर सकता था वो डॉक्यूमेंट एक। पर ये लॉस है हमारा। पर चलो अंग्रेजों ने इसके बारे में लिखा है, उन्होंने देखा है, उन्होंने उसको सराहना भी दी है, तो ये चीज रिकॉर्डेड तो आ गई है, मतलब कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता था। हमारा सब एक युद्ध के बारे में वार्तालाप करना चाहेंगे जिसमें 10,000 तुगलक थे और लगभग 1200 कटोच थे उस युद्ध के बारे में। आपका फैक्ट थोड़ा गलत है। 1 लाख तुगलक थे और 3,000-3,500 कांगड़ा के वो थे, क्या बोलते हैं, लड़ाकू थे। और बेसिकली देखिए लड़ाई तो उसके पूरा विवरण तो उन्होंने दिया नहीं। और हिंदुस्तान के राजाओं की एक बड़ी खराब आदत थी कि वो हम जो भी करते थे वो या तो हमारे भाट या जो कवि होते थे वो उसके बारे में विवरण करते थे, कभी लिखा तो जाता था नहीं कि कैसे लड़ाई हुई, कहाँ पे हुई, मोर्चा कहाँ संभाला गया। ये सारा काम तो या तो मुगल करते थे या अंग्रेज करते थे। हमने उसका वैसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, पर ये रिकॉर्ड जरूर है जो 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 जो, जो तुर्कशाही जो था, जो उनका जो डॉक्यूमेंट है तुर्कों का, कि हमने सिर्फ 10 जवान उनके वापस भेजे थे उनको बताने के लिए कि अगली बार कांगड़ा के अंदर मत आना। तो वो 10 जवान जब वापस गए थे तब सुल्तान ने उनको भी कत्ल कर दिया था कि तुम आए क्यों वापस। पर 3,000 मतलब 3500 राजपूत सिपाहियों ने 1 लाख की सेना हराई। ये मतलब एक मतलब ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, यही चीजें हैं, क्षत्रिय वाली बात है कि विजय या वीर गति। आप देखो ना, हमारे परिवार में तो ये था कि हम जब से हमारा मतलब हमने राजपाट संभाले हैं जो भी टाइम से, तो हर 4 साल में हम कोई ना कोई तो युद्ध लड़ते थे। हमने जितने भी इन्वेडर इंडिया के अंदर आए हैं उन सबसे लड़ाई लड़ी है। यहाँ तक कि तैमूर को भी हमने बिम्बर करके एक वैली है आजाद कश्मीर में आज की डेट में, वहां पे छिप करके राजपूत रहते हैं। तो बिम्बर तक मेरे पूर्वज, उनके जो राजा थे उनके छोटे बेटे ने उनको वहां तक भगाया था, बिम्बर तक, तैमूर को, जो दिल्ली लूट के जा रहा था।
वो कांगड़ा के धीरे अंदर घुसने धीरे की कोशिश करी थी, उसको तैमूर को ऐसी मार पड़ी थी, उसको वहां भगाया और वो बिम्बर तक छोड़ के आया उसको, आजाद जो आज आजाद कश्मीर कहलाता है जो, और वहां पे वो उनको इंजरी हो गई तो वो वापस नहीं आ पाए थे वहां से। तो वो जो वहां रुक गए, जितने भी वहां पे उनके जो सिपाही थे या कटोच थे या जो भी मतलब राजपूत थे उनके साथ, उन्होंने फिर एक नई जाति बनाई, उसका नाम रखा छिप। तो जो छिप राजपूत हैं वो वहां के हैं, और उन्होंने ये कारनामा किया था तैमूर को भगाने का। महाराज साहब, और एक चीज वो है, क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं कि सबसे पुराना वंश, जहां तक हमने पढ़ा है, सुना है कि शायद पूरे भारतवर्ष, पूरे भारत के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, शायद जहां तक हमें नॉलेज है, शायद वर्ल्ड के अंदर, नॉट जस्ट भारत, पूरे वर्ल्ड के अंदर, अगर आप पटोलमी की हिस्ट्री को सही मानते हैं, अगर यूनान की हिस्ट्री को सही मानते हैं, और पटोलमी जो अलेक्जेंडर का जो खास दोस्त था या उसके साथ चला था, उसकी अगर आप हिस्ट्री मानते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड कटोच खानदान का है आज की डेट से 2350 साल का। मतलब अगले 2024 के अंदर यूनान और पोरस की लड़ाई को 2350 साल हो जाएंगे अगले साल। अब इतनी पुरानी रिकॉर्डेड हिस्ट्री ना तो जापान के पास है, ना ब्रिटिश के पास है, और भी अगर कोई दूसरे राजा हो कहीं के भी, वो किसी के पास नहीं है रिकॉर्डेड हिस्ट्री। मैंने तभी आपको, जब बिगिनिंग में हमने बात करी थी, तब मैंने मिथोलॉजी और रिकॉर्डेड हिस्ट्री की बात करी थी। तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री मतलब हम, जैसे सिसोदिया वंश है, वो कहते हैं कि हम सबसे पुराने हैं, पर उनकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री कब से शुरू होती है वो चीज देखनी पड़ेगी आपको। मिथोलॉजी में तो मतलब चांद और सूरज, और हम भी जाते हैं, हम भी मिथोलॉजी में जाते हैं जहाँ पे माता के पसीने से हम पैदा हुए थे, चांद सूरज से चंद्रवंशी सूर्यवंशी। वर्तमान समय के अंदर पता है, अगर शायद आपको पता हो कि लोग ना धीरे धीरे बड़ी चालाकी से अपना क्षत्रियों का इतिहास चोरी कर रहे हैं, बड़ी चालाकी से। अगर शायद आपको इस चीज के बारे में नॉलेज हो तो, क्योंकि आपने शायद देखा भी होगा, बहुत लोग हैं जो खुद को पोरस के वंशज मानते हैं, जबकि उनके पास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। देखिए, ये मैं आपको तभी तो कह रहा हूँ, रिटर्न हिस्ट्री एंड मिथोलॉजी, ये हमारे को, जो अगर कोई चीज पकड़नी है तो रिटर्न पकड़ लो, और अगर रिटर्न प्रूफ है हमारे पास, तो वो कैसे आपसे कोई चोरी कर सकता है। हमारे जो सिस्टम्स हैं, हमारे कल्चर हैं, हमारे जो त्योहार, रीति रिवाज, त्योहार जो हैं, वो हमारे बनाए हुए हैं सब। तो अगर वो कल को, तो फिर मतलब अब जैसे भगवान विष्णु के अवतार क्षत्रिय घर में पैदा हुए थे, कल को कोई ये भी बोल देगा वो क्षत्रिय घर नहीं थे, वो कोई और दूसरे घर में पैदा हुए, तो ये तो मानने वाली बातें नहीं है ना। ये तो मतलब किसी को बेवकूफ, अगर कोई बेवकूफ बन जाता है तो बना लो, मूर्ख बना लो उसको। पर जिसको स्टडी करना है, जिसको असली में पता करना है कि एक्चुअल हिस्ट्री क्या है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हिस्ट्री बहुत वास्ट है, हर एक एरिया के अंदर हिस्ट्री है, हर एक एरिया के अंदर पुराने गांव है, हर एक एरिया के अंदर पुराने मंदिर हैं, किसने बनाए, कैसे बनाए, कब बनाए, क्यों बनाए, ये सारी मतलब किसी को रिसर्च करे तो आदमी की एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स निकल के आ जाते हैं। पर अगर ऐसे ही आप गांव में बैठ के आपका नाम किसी से मैच कर रहा है, आप उसको अपना एंसेस्टर मान रहे हो, तो वो तो बात बैठती नहीं है। हुक्म महाराज साहब, क्योंकि ना बहुत सही, आपने बहुत सही तरीके से बताया, आपने ये चीज बताना जरूरी था, क्योंकि लोग ना मतलब ये इस चीज को लेके काफी मतलब नीचे गिरते जा रहे हैं, खुद को क्षत्रिय बताने के चक्कर में, हालांकि राजपूत नहीं है। और यहाँ तक कि आपको हम चीजें भेजेंगे, महान राजा पोरस जी को भी उन्होंने अन्य जाति का बना रखा है, ये चीजें भी, तो ये ठीक नहीं है। ये लोगों की मानसिकता बताती है कि उनकी मानसिकता कितनी गलत हो चुकी है ये चीज बनने के चक्कर में, तो ये सही नहीं है। जहां तक हमें अगले 1 या 2 साल के अंदर हम काठगढ़ में, जहाँ पे मंदिर है शिव जी का, जहाँ से यूनान का राजा मुड़ा था वापस, वहां पे हम पोरस की प्रतिमा लगा रहे हैं और वहां पे हिस्ट्री भी लिख रहे हैं, तो ये सवाल वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाएगा। और बल्कि मैं तो कहता हूँ, जो भी आपके चैनल के हैं, जो आप लोग हैं, मैं आपको डेट बता दूंगा कब है, तो हमारे को मतलब देखिए, पोरस एक पूरे, जैसे महाराणा प्रताप एक पूरे क्षत्रिय समाज के लिए एक आइडल है, एक आइकॉन है, हम जिनको हम मतलब देखते हैं, उनको रिवेयर करते हैं, वैसे ही सम्राट पोरस भी एक क्षत्रिय आइकॉन है। तो आप मतलब जितने भी राजपूत हैं, चाहे कोई, मतलब ये नहीं कह रहा कि कटोच होने चाहिए या हिमाचल के राजपूत, मैं तो कह रहा हूँ मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र से जो आना चाहिए, मैं तो सबको इनवाइट करूंगा वहां पे। मतलब मैं तो मतलब इट विल बी ऑल इंडिया इनवाइट कि भाई आप आके देखो, हम सम्राट पोरस की प्रतिमा लगा रहे हैं।
आते हैं हमारा सब पक्का। आप नहीं, जब मैं करेंगे तो आपको ये टाइम चीजें दूंगा, मतलब महीने 2 महीने का टाइम दूंगा आने के लिए, कि आप आराम से अपना जो भी है जिसको आना है वो आए वहां पे अगर रहने की सुविधा नहीं होगी तो मौसम अच्छा सा देख के करेंगे जहाँ पे किसी को तकलीफ भी ना हो। कैंप कैंप लगा सकते हैं, लोग वहां पे आके, जैसे लोग यात्रा करते हैं, केदारनाथ जाते हैं करते हैं, तो लोग कैंप में ही रहते हैं, तो इसको भी एक यात्रा हुक्म मानो, इसको भी यात्रा मानो। हुक्म। लोग कैंप में रह सकते हैं, डॉर्मेट्री सिस्टम कर सकते हैं, लोग रह सकते हैं। एक हिस्टोरिकल प्लेस टाइप का हो जाएगा, सॉरी। हिस्टोरिकल प्लेस टाइप का हो जाएगा हुक्म ये। हाँ बिल्कुल हिस्टोरिकल हो जाएगा ये। जरूरी भी है कि तब तक लोगों को, जैसे आपने बहुत अच्छे तरीके बताया कि आप मूर्ति लगवाएंगे उनकी, तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा बड़ा लोगों को प्रमाण देती है, और जो कि बहुत बिल्कुल जरूरी भी है वर्तमान समय बिल्कुल। के हिसाब से। नहीं, हुक्म और हमारा मैं कहता मैं ये सब। नहीं कहता कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप एक पत्थर की लकीर बांध के उसको मानिए। आप मेरे को तर्क दीजिए ना, मतलब कोई जिसको कोई हिस्ट्री हुक्म में इंटरेस्ट है किसी, और वो चाहता है कि भाई वो पोरस का ये यहाँ एरिया नहीं था, यहाँ पे एरिया था, तो प्रूव करें मेरे को। अब जैसे आज की डेट में भी मुल्तान में जो किला है, वो मुल्तान, वाराणसी, बनारस जिसको कहते हैं, और मुल्तान जो है, दे आर द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ एशिया। आज मतलब आप अगर एशियन सिटीज में देखेंगे तो एशिया की सबसे पुरानी सिटीज ये दो ही मानी जाती हैं, वाराणसी या मुल्तान। तो मुल्तान में जो किला है, मतलब आज वो पाकिस्तान में एक इस्लामिक देश में है और इस्लाम राज्य कितने साल चला है, मैं ये कह रहा हूँ उसका नाम अभी भी कटोचगढ़ है। लोग वहां पे अभी भी उसको कटोचगढ़ बोलते हैं, और जो उनका जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है, हिस्टोरिकल वेबसाइट है मुल्तान सिटी का, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कटोच, मतलब बिल्ड बाय कटोच डायनेस्टी। तो ये देखो, ये सब ये ऐसे कोई फालतू में नहीं लिखेगा, ये सब हिस्टोरिकल प्रूफ के साथ लिखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रूफ के साथ। हाँ, तो जो मैं आपको जो अभी जो मैंने इंटरव्यू में बात करी है, ये हमारे पास मतलब अलेक्जेंडर का रिटन रिकॉर्ड्स हैं, पढ़ लो। जिसको पढ़ना है वो अपनी, जिसको अपनी कोई जिज्ञासा है कि भाई ये सही है नहीं है, पढ़ ले उस रिकॉर्ड को जाके। लाइब्रेरी में मिल सकता है, नेट पे मिल सकता है, ढूंढ के रिसर्च करें। हमने तो किया हुआ है, तो हमारे को तो प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, हमने तो हमारे को तो पता है कि लिखा हुआ है ये सब। हुकुम सब, मतलब एक चीज के बारे में हमारे मन में मतलब थोड़ा ये था कि जो आपका जो किला है वो लगभग लगभग 3500 साल कुछ पुराना किला है। हाँ, ये हम मानते हैं, गजनी ने की थी, इन सब ने अटैक किया था, गौरी गजनी सब ने अटैक किया था। 2-3 बार हम लड़ाई हारे भी हैं, पर बाकी तो ये, मतलब इसको मैं अजय दुर्ग बोलूं वो तो नहीं है, क्योंकि मुगलों को भी हम हार गए थे, फिर ब्रिटिश के साथ लड़ाई हुई थी उसमें भी हम हार गए थे। तो देखिए, लड़ाई कुछ हम जीत सकते हैं, कुछ हम हार सकते हैं, अब डिपेंड करता है कि उस टाइम आपके फोर्सेस क्या थी, आपका सोच क्या था, क्या नहीं था। तो उस हिसाब से किला तो देखिए, त्रिगर्त, जो आपको नाम समझना पड़ेगा, त्रिगर्त का यानी मतलब है 3 ग्रेट्स, यानी कि 3 महान चीजें। अब या तो आप 3 महान राजधानियां मान लो, जैसे मुल्तान, जालंधर और कांगड़ा, जो त्रिगर्त राज्य के अंदर आता था, या आप नदियां मान लो, इंदस, रावी और सतलुज, जिसमें ब्यास भी एक बीच में नदी है। ये तीन नदियों के का जो एरिया था, उसका उस पर हमारा पूरा राज था, हमारा कटोचों का, जिसको त्रिगर्त कहा जाता था। तो कांगड़ा किला एक, उस जमाने में, आप देखिए आज तो गाड़ी लेके या फ्लाइट लेके आप कांगड़ा पहुंच सकते हो, पर उस जमाने में जाने के लिए एक मतलब जंगली रास्ता क्रॉस करके कांगड़ा जाना पड़ता था। तो कांगड़ा एक किला बनाया गया था सारी जो ट्रेजरी थी उसको संभालने के लिए, मतलब जो भी कलेक्शन आती थी, जो एक्स्ट्रा कलेक्ट होके जो बच जाता था, जो पब्लिक में यूज नहीं आता था, या राजा के यूज नहीं आता था, या फौजों को तनख्वाह देने के लिए यूज में नहीं आता था, तो वो जाता था सीधा का सीधा कांगड़ा किले में। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो हमारे वहाँ इतने फेमस टेम्पल्स हैं अभी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, मुल्तान से लेके ये जितने भी हमने, मतलब शिव का टाइटल है, और ये फिर हमने जब जैन धर्म को बचाया था, क्योंकि महावीर जी की मूर्ति है, सॉरी आदिनाथ जी की मूर्ति है कांगड़ा किले में, क्योंकि आदिनाथ जी की जो बहन थी उनकी शादी हमारे घर में हुई थी। आदिनाथ जी राजपूत थे, तो उनकी बहन की शादी हमारे घर में हुई थी, और आदिनाथ जी की जो मूर्ति है उसमें प्राण प्रतिष्ठा उनकी बहन ने खुद करी है। तो वो मूर्ति आज भी है, जैन समाज आके वहां पूजा भी करते हैं, मानते भी हैं। पर जैन इतिहास में जी रहे हैं, या आप आज एक मॉडर्न लाइन में चले हैं, हमारे को ये डिसाइड करना है कि इतिहास के लिए हमारे को गर्व होना चाहिए, हमारे पूर्वजों का हमारे को गर्व होना चाहिए।
हमारे चाहे राजा हैं, चाहे ठाकुर फैमिलीज हैं, या नॉर्मल राजपूत फैमिलीज हैं जिन्होंने लड़ाई में कश्मकश करी है, राजा के साथ खड़े होकर अपना खून बहाया है, तो उनका हमारे को गर्व होना चाहिए, उनकी हमारे को प्राइड से बात करनी चाहिए। पर हमारे को उस एरा में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का मॉडर्न जमाना है, हमारे को आगे काम भी करना है, नौकरी करनी है, पढ़ाई करनी है। तो मैं तो कहता हूँ कि यूथ को मतलब खुद को इतना सक्षम करें कि आगे वाला ये बोले कि भाई हाँ ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, यानी कि पढ़ाई करें, उसका रिसर्च करें अपने हिस्ट्री के बारे में, साथ साथ अपनी जॉब भी करें या अपनी बिजनेस करें, जिसमें भी आगे जाना है जाएं। देखिए आजकल मैंने नोट किया है कि क्षत्रिय समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं, अपने मतलब हर समाज में होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब जिन्होंने अच्छा पैसा कमाया है और खूब उन्नति करी है, पर वो मतलब जो समाज के जो पूर्वज हैं उनकी वो कदर नहीं करते हैं, उनके बारे में उनको अच्छा नहीं बोलते हैं, या ये मैंने खुद सुना हुआ है, क्योंकि मेरी फैमिली पॉलिटिक्स में रह चुकी है, हम जानते हैं, हर किस्म के लोगों से मिलना होता है हमारा। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई आपने कमाया है, आप भी अपनी फैमिली के लिए हिस्ट्री बना रहे हैं, कल आपके खिलाफ कोई बोलेगा तो आपको भी तो बुरा लगेगा। तो हमने जो कमाया है, हमारे परिवार ने जो कमाया है, आप उसके अगर आपको प्राइड नहीं है उसमें, तो पर आप उसके खिलाफ भी मत बोलिए। और ये चीजें यूथ को समझनी पड़ेगी। मतलब वेरी सिंपल, मे बी कुछ सुनने वालों को पसंद नहीं आए जो मैं ये अगली बात बोल रहा हूँ, द डिफरेंस बिटवीन जय माता जी एंड खमागणी। I have nothing against saying जय माता जी and I have nothing against saying खमागणी, पर कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई जो एक रॉयल कल्चर है उसमें खमागणी है, पर क्षत्रिय कल्चर में जय माता जी की है। पर जय माता जी के तो रॉयल वाले भी तो बोलते हैं, माता की पूजा तो वो भी करते हैं। अब एक खमागणी एक वर्ड बन गया है, तो उसमें आपको क्या बोलते हैं, खींचतान करने की जरूरत क्या है? So that is my point. And youth को of course मतलब आज की डेट में इतना अवेयरिटी हो रही है, इतने YouTube वीडियोस आ रहे हैं, इतने मैंने चैनल्स देखे हैं जो लोग जाके किलों के अंदर रिसर्च करते हैं, किले दिखाते हैं, हिस्टोरिकल अपने गांव के बारे में हिस्ट्री बताते हैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर डूइंग दैट, आई एम वेरी प्राउड। आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए राजाओं ने अपनी जो संपत्ति थी जिसपे वो राज कर रहे थे, अपने मन से खुशी खुशी दे दी हिंदुस्तान बनाने के लिए, भारत बनाने के लिए, इंडिया बनाने के लिए, यूनियन ऑफ इंडिया बनाने के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जुड़ने के लिए। ठीक है, आज आप किसी से 1000 रुपए भी मांग लो टैक्स के अंदर, वो वापस टैक्स रिबेट के लिए कूदता है आदमी। तो ये तो मतलब अरबों की संपत्ति और मतलब इनकम सोर्स उन्होंने राजी खुशी दे दिया था। उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर एक नैरेटिव जिसको कहते हैं, या जिसको एक भावना कहते हैं, ये शुरू हुई कि हाँ तो ठीक है इंडिपेंडेंस हो गया तो राज रजवाड़े खत्म हो गए। रॉयल फैमिलीज थी वो राज करना खत्म हो गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि रॉयल फैमिलीज खत्म हो गई हैं। रॉयल फैमिलीज का ये नया चैप्टर है। ब्रिटिश इंडिया का जो चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर ऑफ रॉयल इंडिया नहीं हो सकता है। ये अब एक नया फेज है, एक नया चैप्टर शुरू हुआ है जिसमें हम चलो बिजनेस में घुस रहे हैं, कोई लोग आर्मी में जाते हैं, कोई लोग आईएएस में जाते हैं, कोई लोग जॉब्स करते हैं मल्टीनेशनल्स में, या अपनी कोई बिजनेस खोलते हैं। अब आप देखिए कितने मतलब जो बड़े राजा महाराजा हैं जिन्होंने अपने एसेट्स को कन्वर्ट करके उनको एक टूरिज्म में बनाया। आज दुनिया भर से लोग आते हैं उन टूरिज्म स्पॉट्स को देखने के लिए, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर मान लीजिए, कोटा मान लिया, तो ये इनको देखने आते हैं लोग। तो क्यों देखने आते हैं? वो राज रजवाड़े देखने आते हैं ना। और क्योंकि फैमिलीज ने उनको मेंटेन किया है, फैमिलीज ने उनको उभारा है, सुधारा है, मॉडर्न वर्ल्ड में उनको लेके आए हैं अपनी रियासत को, तो उन्होंने काम तो किया ही है। उससे हमारे को प्राइड होनी चाहिए, उससे हमारे को इंस्पिरेशन लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये मतलब यूथ को भी मैं कहता हूं, अगर आपसे कोई कहता है कि राज रजवाड़े खत्म हो गए, तो ये ब्रिटिश इंडिया का चैप्टर और इंडिपेंडेंट इंडिया का चैप्टर इज नॉट द लास्ट चैप्टर ऑफ द रॉयल फैमिलीज और द क्षत्रियज ऑफ इंडिया। आज भी मतलब जो शहीद होते हैं आधे मतलब 90% क्षत्रिय बॉर्डर्स पे अपनी जान देते हैं, कुर्बानी देते हैं। तो वो भी तो हिस्ट्री है, वो भी तो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, वो भी तो प्रमाण दे रहे हैं कि भाई उनका जो खून है वो तो कहीं पीछे से ही आ रहा है ना। तो वो खुद देश के लिए मर मिटने की जो एक वो भावना है वो तो क्षत्रियों में है ही है। तो हमारा चैप्टर कैसे खत्म हुआ? क्षत्रियों का चैप्टर खत्म नहीं हुआ। क्षत्रियों का चैप्टर अब एक नए फेज, नए दौर में आया है बस।